Hello everyone, welcome to my channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, तो उसी सीरीज़ का सेवन्थ लेक्चर अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। तो हमने प्रस्तर युग का ये लास्ट काल है, तो प्रस्तर युग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा आएगा ताम्रकाल आएगा। वैसे ताम्रकाल इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम सीधा हड़प्पा सभ्यता पर चलेंगे। ओके, तो आई होप बाकी सब वीडियोस आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आज अपने नवपाषाण काल स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है वो मानव इतिहास में महत्वपूर्ण बू चिन्ह बनकर आता है, ठीक है। क्योंकि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक जो थे, मतलब जो खाना इकट्ठा कर रहे थे पहले, तो अब वो खाद्य उत्पादक, अब वो खाना मतलब अपने खाने योग्य, मतलब कि क्या करने लगे, कृषि करने लगे थे, ठीक है। अब वो खाद्य संग्राहक नहीं है, खाद्य उत्पादक है। खाने वाली चीज़ें अब वो खुद उगाने लग गए थे। नवपाषाण काल कौन से युग से संबंधित है? ये होलोसिन युग से संबंधित है, ठीक है। हमारा जो पीछे वाला काल था मध्य पाषाण काल, वो भी होलोसिन युग से संबंधित था। आपको पता ही है जैसे कि इसके अंदर, इस काल के अंदर, इस युग के अंदर जलवायु शुष्क हो गई थी। इस काल में कृषि और नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। वैसे तो हमने देख ही लिया था कल, मध्य पाषाण काल में भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। अब मानव जो था वो स्थायी जीवन जीने लग गया था। थोड़े थोड़े इसके जो साक्ष्य अपने को पूरा पाषाण काल में भी मिले थे और मध्य पाषाण काल में भी मिल रहे हैं। बस्तियों की आरंभिक अवस्था नवपाषाण काल से संबंधित है। मतलब ये मैंने कल ही बता दिया, जो आवास से संबंधित जो साक्ष्य है वो हमारे नवपाषाण काल से हैं, ठीक है। तो अब अपने पढ़ ही रहे हैं, तो अब इसके अंदर देखिए, ये जो पाषाण है ना, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो इसके अंदर पत्थर के उपकरण ही चलेंगे। इसके अंदर कौन से उपकरण चलेंगे? पत्थर के उपकरण ही चलेंगे। तो अब पत्थर के उपकरणों की पहले अपने क्या यूज कर रहे थे? फलक यूज कर रहे थे। फलक के बाद बिल्कुल सूक्ष्म पत्थर आ गए थे, ठीक है। अब ये सूक्ष्म पत्थर फलक को तोड़कर बने थे, है ना। फलक को, ये जो ब्लेड्स थे इनको तोड़कर बने थे छोटे छोटे पत्थर। ओके, अब ये जो पत्थर है इनके अंदर चेंज हो गया, इनके डिजाइन में चेंज हो गया। अब ये पत्थर जो थे वो पॉलिशदार उपकरण बनने लगे थे। पहले तो पत्थर को पत्थर से तोड़कर उपकरण बनाया जाता था, लेकिन अब पत्थर को पत्थर से घिसकर उपकरण बनाया जाने लग गया, ठीक है। अब देखना, ये घिसेंगे ना तो अचानक से आग निकलेगी, तो आग जो निकलेगी और आग जलाने के जो साक्ष्य है वो भी अपने को कहाँ से मिल रहे हैं? नवपाषाण काल से मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है ना, इसी से अपना कॉन्सेप्ट निकल रहा है, घिसने वाले से, यहाँ से ये रहा, ठीक है। पहले तोड़ रहे थे तो आग की चिंगारी निकलने की कम संभावना थी। अब ये पत्थर को पत्थर से घिसकर उपकरण बना रहे हैं, तो आग निकलेगी ना, तो आग निकलने के यहाँ से साक्ष्य अपने को मिल रहे हैं। पत्थर से पत्थर को घिसकर ये उपकरण बनाए जाने लगे थे। अब ये ज़्यादा चिकने हो गए थे, और ये, ठीक है, चिकने हो गए थे। पहले वाले जो अपने होते थे वो क्या होते थे? ज़्यादा धारदार होते थे, जिससे क्या उनको पकड़ने में भी कठिनाई होती थी, ठीक है। इनकी सहायता से अब शिकार करना आसान नहीं हो गया था, बल्कि भूमि को खोदना और मिट्टी को तोड़ना भी आसान हो गया था। अब ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अपनों ने जब भारत का भौगोलिक ढांचा पढ़ा था, तब मैंने मौसम की बात की थी, मानसून की बात की थी, बारिश की बात की थी, है ना। तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा जंगल होंगे ना, जंगल। अब जहाँ पर जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ पर भूमि कैसी होगी? कठोर भी होगी भूमि, ठीक है ना। भूमि कठोर होगी। पेड़ों को काटना क्या पत्थर से आसान है? क्या पेड़ों को काटना पत्थर से आसान नहीं है। तो इसीलिए ये बस्तियाँ ज़्यादा एरिया तक नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास में कोई धातु नहीं है जिससे हम पेड़ों को काट कर वहाँ पर कृषि कर पाएँ, ठीक है ना। तो सभ्यता का शुरुआत इसी बात से हो रही है, तकनीकी से शुरुआत हो जाती है। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ेगी, तकनीक में परिवर्तन आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा? सभ्यता का विकास होगा। अब जैसे नवपाषाण काल में क्या हो गए? पत्थरों को पकड़ना आसान हो गया ना, छोटे हो गए पत्थर। अब जमीन को खोदना भी आसान हो गया, तो क्या हो गया? कृषि का आरंभ हो गया। आ गया ना आपको समझ में यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होगी। भूमि को खोदना और भूमि को तोड़ना किसकी वजह से? पत्थरों की वजह से, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं।
फिर है कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से मानव ने पहली बार प्रकृति की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो नवपाषाण काल से ही प्रकृति की गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू हुआ है। जैसे कि अब देखो क्या इसका अपने क्या पॉइंट मान सकते हैं कि पशुओं को, अब जो पशु थे उनके परिवेश से अलग करके पाला जाने लगा। देखा, आया समझ में। अब जानवर जो पहले जंगलों में फिरते थे, ठीक है, अब इन्होंने, ये जो आदि मानव थे, ये जानवरों के पीछे पीछे ही कहाँ पे आए थे, क्या बोलते हैं इसको, इन जानवरों के पीछे पीछे कहाँ आए थे, मैदानों में आए थे। ठीक है, मैदानों में आकर ये सीधा होकर चलने लगे थे। ठीक है, जब ये जंगलों में थे तब ये सीधा नहीं चलते थे, मैदानों में आकर ये सीधा चलने लगे। यहाँ पे आके इन्होंने जानवरों की गतिविधियों को देखा। ठीक है, इनके रहने सहने के तरीके देखे। ठीक है, इनके ये कब बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं इन्होंने देखी समझी और पशुओं को पालने लग गए। ठीक है, इनका ध्यान रखने लग गए। ओके, आग की शुरुआत हो गई थी ना, तो आग से क्या जंगली जानवरों को दूर भगाते और इन जानवरों की क्या करते, रक्षा करते। ठीक है, यहीं से पशुपालन की शुरुआत होती है। कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से मानव ने पहली बार प्रकृति की गतिविधियों में हस्तक्षेप किया। पशुओं को उनके परिवेश जंगलों से अलग करके पालने लग गए और उसी प्रकार जंगली जो किस्में थी ना, जंगली किस्में जैसे कि जंगली चावल की किस्म मान लो, ठीक है ना, उनको क्या करने लगे, ये घरेलू उत्पादों में इन्होंने क्या कर लिया, किस्मों में तब्दील कर लिया। इन्होंने जंगली किस्मों को घरेलू किस्मों में तब्दील कर लिया। कृषि गतिविधियों को प्रेरित करने का मूल कारण क्या था? अब इसका क्या कारण मान सकते हैं कि कृषि की गतिविधियां बढ़ी क्यों? देखो, इसके क्या कारण हो सकता है? एक कारण तो ये हो सकता है कि वातावरण में चेंजेस होने लगे थे। ठीक है ना, वातावरण में चेंजेस हो, ज़्यादा ठंड होगी तो कोई गतिविधियां करनी आसान नहीं होगी। ठीक है ना, वातावरण में चेंज हुआ। और कुछ का मानना ये है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या के अंदर इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, जनसंख्या इंक्रीज हुई तो लोगों के अंदर खाद्य की उपलब्धता ज़रूरी हो गई, खाद्य उपलब्ध करवाने जरूरी हो गए। तो इसी खाद्य की उपलब्धता की पूर्ति करने के लिए, खाद्यों को उपलब्ध कराने के लिए कृषि करना आवश्यक हो गया। तो ये कारण इसका हो सकता है। कृषि की गतिविधियों को प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारण थे या किस कारण से कृषि शुरू हो गई? ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब कृषि शुरू की बात करें तो शुरू हुई कहाँ पे है? तो माना जाता है कि जो कृषि है वो पश्चिम एशिया में शुरू हुई है। कृषि कहाँ हुई है, इसका शुरुआत कहाँ हुई है? पश्चिम एशिया से हुई है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती कहाँ पे पहुँच गई? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, और बलूचिस्तान से ही, ठीक है ना, क्षेत्र में आई है। फिर ये कहना सही है, ये बात सही है कि कृषि की जो शुरुआत हुई है वो पश्चिम एशिया में हुई है, लेकिन ये कहना कभी भी सही नहीं है कि इसका विस्तरण हुआ है बलूचिस्तान से, क्योंकि बलूचिस्तान के पास में एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के अंदर बहुत सारी उपलब्धियां हमें मिली है। ठीक है ना, मेहरगढ़ के अंदर बहुत कृषि से रिलेटेड काफ़ी उपलब्धियां मिली है। जैसे यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, खजूर, चावल ये सब बीजते थे। ठीक है ना, मेहरगढ़ में। और यहाँ पे पशुपालन भी काफ़ी हद तक किया जाता है। पहले बकरी को पाला जाता था, भेड़ को पाला जाता था, फिर बाद में गाय को पाला जाने लग गया। ठीक है ना, ओके, गाय को पाला जाने लग गया। ये आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि पहले भेड़ बकरी को पालने लगे फिर गाय को भी पालने लगे, इसका क्या कारण था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। कृषि उत्पादन के साथ साथ अब देखो, ये मेहरगढ़ की उपलब्धि जो है ना वो क्षेत्रीय उपलब्धि है, ना कि पश्चिमी एशिया की उपलब्धि। क्षेत्रीय उपलब्धि यानी किसी क्षेत्र विशेष की, ओके, ना कि इसका पश्चिम एशिया का विस्तार अपने को सोचना चाहिए। ये क्षेत्र की उपलब्धि है। कृषि उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन स्वाभाविक रूप से हो गया, क्योंकि अब पशुओं के लिए अतिरिक्त चारे की व्यवस्था करना आसान हो गया था। पहले तो इनको बेचारों को खुद को ही खाने का नहीं मिलता था पूरा पूरा, तो अब ये इनको खाने का पूरा पूरा मिलने लग गया। अब ये अपने खाद्य उत्पादक बन गए थे, है ना, कृषि ये करने लग गए थे। तो जब ये खाना उगाने लग गए, ठीक है, अनाज उगाने लग गए, तो पशुओं के लिए भी चारा उगाने लग गए साथ में। ठीक है ना, तो अब ये पशुपालन करेंगे। पशु से देखो चलता फिरता, इसको क्या बोलते हैं? चलता फिरता खाद्य भंडार होते हैं पशु, चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है पशुओं से। फिर कृषि उत्पादन ने कई प्रकार के परिवर्तनों को भी जन्म दिया। कृषि उत्पादन के साथ साथ अनाजों को रखने के लिए बर्तनों की भी जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब देखना, वेट, ठीक है,
क्या कह रहे हैं, कृषि उत्पादन के साथ साथ अब कृषि उत्पादन तो करने लग गए ये, मतलब अनाज उगाने लग गए, तो अब अनाज को रखेंगे कहाँ पे, बर्तन पहले भी बन गए थे, मृद भांड, ठीक है ना, मृद भांडों की निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। शुरू में तो मृद भांड जो थे वो हस्त निर्मित थे, ठीक है। शुरू में जो मिट्टी के बर्तन थे वो हाथों से बनाए जाते थे, फिर बाद में किस पे बनाए जाने लगे, चाक पर बनाए जाने लगे, ठीक है। 4500 वर्ष पूर्व चाक की क्या हुई है, खोज हुई है, ठीक है, 4500 वर्ष पूर्व। ओके, हस्त निर्मित जो मृद भांड थे फिर चाक निर्मित बनने लगे, इसके बाद में चाक निर्मित बर्तन बनने लगे, अब बड़े बर्तन भी बनेंगे चाक से। तो अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करने लगे, अन्नागारों का, जहाँ पे बहुत सारा अनाज रख दिया जाता है, ठीक है, वेयर हाउस होते हैं ना जो अपने, है ना, वैसे ही अन्नागारों का निर्माण होने लगा। मेहरगढ़ में अन्नागार के साक्ष्य हमें कहाँ मिल रहे हैं, मेहरगढ़ में अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। अन्नागारों की उपस्थिति, अब देखो बड़े बड़े, अब जब अन्नागार बनेंगे तो अब ये देखो इससे क्या बनेगा, मुख्य तंत्र की विकास होएगा, इससे मुख्य तंत्र का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ठीक है, जो हेड होगा, क्योंकि जो अतिरिक्त अपने अनाज पर कब्जा कर लेगा वो ही क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा, वो ही क्या बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा, ठीक है। इससे मुखिया तंत्र की क्या हो जाएगी, विकास की तरफ कदम बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह नवपाषाण काल में सामाजिक विभाजन की भी शुरुआत होगी। देखिए मध्य पाषाण में क्या हुआ था, परिवार विभाजित हुए थे, है ना, परिवार की परिकल्पना सामने आई थी। पहले क्या था, सबसे पहले थी हमारे पास बैंड सोसाइटी, ठीक है, लोग कम थे, खाने की उपलब्धता कम थी, ठीक है ना, इसीलिए बहुत कम जनसंख्या थी। फिर उसके बाद में खाना मिलने लग गया था, क्योंकि अब थोड़ी सी जलवायु शुष्क हो गई थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग गए थे, है ना। अब उसके बाद में आ गया था फिर नवपाषाण काल, लोगों के जो दिमाग था उसके अंदर विकास होने लग गया था। जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे कृषि का भी विकास बढ़ने लग गया। तो जब कृषि होएगी तो अतिरिक्त उत्पादन होएगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा तो मुख्य तंत्र, अब मुख्य तंत्र आए, जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो अमीर, जिसके पास नहीं है वो क्या है, गरीब। तो इससे क्या होगा, समाज में विभाजन। तो इसी तरह सामाजिक विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी इस कार्य में। अब देखो इस काल में लकड़ी और सरकंडे के मकान निर्मित थे, साथ ही कच्ची ईंटों के भी मकान मिलते हैं, लेकिन कुछ मकान जो है वो गोल है, कुछ मकान जो है वो गोल हैं और कुछ मकान आयताकार हैं। उसी प्रकार तो ये क्या बताते हैं, ये सामाजिक विभाजन को बताते हैं, है ना। जो मकान गोल हैं, जो गोल शेप में बने हुए हैं, वो किसके होंगे, वो अपने हेड के मान लेते हैं, और जो सभी के बाकी सारों के चौरस है, नॉर्मल घर चौरस होते हैं, तो वो किसके होंगे, जो नॉर्मल लोग जो हैं, सामान्य निवासी है उनके। इसी प्रकार कब्रों से प्राप्त जो पत्थर के मनके और शीप की बनी चूड़ियाँ जो होती है, वो जो पहनते थे वो किससे संबंधित होते थे, धनी परिवार से संबंधित होते थे। कब्रों से हमें क्या मिलता है, पत्थर के मनके और शीप की बनी चूड़ियाँ। अब जिसके पास में ज़्यादा पैसा होएगा वही ये चीज़ें उस टाइम परचेज कर सकेगा। आज भी देख लिए, आज सोना महंगा है, जिसके पास में सबसे ज़्यादा सोना है वो ओबियसली सबसे ज़्यादा रिच माना जाएगा, ठीक है ना। और जिसके पास में नहीं होगा वो क्या होंगे, नहीं होंगे ना, वो पुअर माने जाएंगे, बस गरीब माने जाएंगे। अब जिनके पास में उस टाइम पत्थर के मन के और शिव की चूड़ियाँ थी वो धनी परिवार की उपस्थिति थी, ठीक है। और यही धनी परिवार जो था ना, अधिशेष अनाज पर, यानी ये एक्स्ट्रा रख लेते थे खाना, और यही क्या थे, इन्हीं का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया अधिशेष अनाज के ऊपर। विभिन्न नवपाषाणकालीन स्थलों में के बीच एक प्रकार का जुड़ाव भी दिखता है। अलग अलग जो नवपाषाणकालीन जगह जो है उनके बीच में एक प्रकार का जुड़ाव दिखाई देता है। कुछ ऐसे स्थलों से ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका कच्चा माल क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं था। देखिए ये अपना इंडिया है मान लो, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको बताया था शीशा अपने यहाँ पे मिल रहा था राजस्थान के जोमवार में शीशा मिल रहा है, और शीशे की चूड़ियाँ मिल रही है ना, सॉरी सीप की चूड़ियाँ मिल रही है। शीशे की चूड़ियाँ भी अपनों ने कल देखी थी। मान लीजिए शीशे की चूड़ियाँ हैं, ठीक है ना। अब शीशा मान लो, और ये अपने मान कर रहे हैं मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ यहाँ पे है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ में शीशा मिल नहीं रहा है, शीशा मिल नहीं रहा है। अब ये शीशा इनको चाहिए, शीशे की चूड़ियाँ बनानी है, तो भाई ये शीशा कहाँ से लेंगे, राजस्थान से लेंगे। आया ना बात समझ में। तो ये वाली जो नवपाषाणकालीन जो स्थल था, इस वाले नवपाषाणकालीन स्थल से इसका रिलेशन हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना कि अगर हम बात कर रहे हैं नवपाषाणकालीन की काल की बात कर रहे हैं, तो आप ये कभी मत सोचना कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे एरिया के अंदर नवपाषाण काल ही चल रहा है,
ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हो सकता है कि कहीं पर अभी लोग आदि मानव आए ही नहीं है, कहीं पर अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है ना, अभी लोगों ने पत्थर अभी तोड़ने ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं पे तो अभी पूरा पाषाण काल ही चल रहा होगा, पूरा पाषाण काल का भी निम्न पूरा पाषाण काल चल रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे जब हड़प्पा सभ्यता आएगी फिर ये बाकी जगह पे हड़प्पा सभ्यता क्यों नहीं आई भाई, है ना। तो कुछ काल पीछे रह जाते हैं, कुछ जगह हो जाती है वो पीछे रह जाती है, ठीक है ना। तो ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि अगर अपने नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, ये कोई क्षेत्र विशेष के अंदर ये होता है, प्रत्येक पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अपने को इसका एरिया नहीं मिलेगा नवपाषाण का, ठीक है। तो अब हम बात अपने पॉइंट पे आते हैं कि ठीक है, ऐसे स्थलों में ऐसी वस्तुएं मिली जिनका कच्चा माल अब क्षेत्रीय माल पे, जैसे मैंने मेहरगढ़ में अब सीसा नहीं मिल रहा तो वो किससे जाएगा, दूसरी जगह से लेने जाएगा ना। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, छोटे मोटे व्यापार की क्या हो गई थी, शुरुआत होगी, छोटे पैमाने पर व्यापार का प्रचलन शुरू हो गया था। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब अपने चलते हैं नवपाषाण काल की संस्कृति पर, ठीक है। अगर हम नवपाषाण काल की संस्कृति को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों ने, संस्कृति की बात हो रही है कि, ठीक है ना, कल्चर में, कल्चर क्या होता है, लोगों के रहने सहने का तरीका ही तो होता है, जीवन यापन की जो शैली होती है, थोड़े ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट कर लें ना, उसको मतलब कि अपने जीवन में उसको उतारने लग जाएं, ठीक है ना, उसको ही बोलते हैं कल्चर। कल्चर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, जीवन शैली होती है, जीवन जीने का तरीका ही क्या होता है, कल्चर होता है। तो अगर हम नवपाषाण कालीन की संस्कृति को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों ने मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा को विकसित कर लिया था। अभी लोगों ने मान लिया था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मरने के बाद में भी शायद जीवन होता है, इसीलिए मृतक के साथ में वो क्या करने लगे, आवश्यक वस्तुओं को भी साथ में दफना देते थे, ठीक है। मिट्टी के अंदर ही शव को दफनाया जाता था, ठीक है। जैसे अपनों ने किस में पढ़ा था, मध्य पाषाण में पढ़ा था। देखो पूरा पाषाण में तो वो खुले जंगल में फेंक रहे थे शव को, ठीक है, मरने के बाद में। फिर बाद में उनके अंदर वृद्धों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति थोड़ा भाव उत्पन्न होने लगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, उनको दफनाना शुरू किया। तो अब ये दफना रहे हैं, लेकिन ये अब ऐसा सोचने लगे कि इनको मरने के बाद में भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, जीवन होगा मरने के बाद में भी। तो अब ये शव को मिट्टी में दफनाते थे, ठीक है, और मिट्टी के अंदर ही उन शव के साथ में जरूरी चीज़ों को दफना देते। लेकिन बच्चे को मिट्टी के पात्र में रखकर दफनाया जाता था, कोई मिट्टी का बर्तन ले लेते थे, उसके अंदर रखकर दफना दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा एक साथ लोगों को भी दफनाया जाता था, एक साथ लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये दर्शाता है या तो सभी लोगों की मृत्यु एक साथ हुई होगी, या फिर सामुदायिक जो संबंध है उसकी अवधारणा। अब मान लीजिए पूरी एक कब्रिस्तान होता है ना, कब्रिस्तान में वैसे तो जगह अलग अलग ही होती है, एक कब्र से दूर दूर करके दूसरी कब्र में दफनाया जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है ना। वही बात है तो एक जगह ही ना, वो कब्रिस्तान तो है तो एक ही जगह ना, सभी को एक ही जगह दफनाया जा रहा है, ठीक है। ये अवधारणा क्या हो गई थी, कौन सी, सामुदायिक अवधारणा मजबूत हो गई थी। उसी प्रकार मृतक के शरीर को लाल मृत भांडों से ढका जाना। अब देखो ये लाल मृत भांडी क्यों, इनके अंदर क्या होने लग गया था, अनुष्ठान आने लगे थे, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है। ये सारे अनुष्ठान इनके मन में अब आने लगे थे, लाल मृत भांडों से इनको ढका जाने लगा था, तो कहीं ना कहीं मृतक अनुष्ठान दर्शाने लगा था। ये संस्कृति, कल्चर है, ठीक है ना। इसी प्रकार का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, मेहरगढ़ से मिल रहा है, ठीक है ना। बुर्ज होम से हमें क्या मिलता है, बुर्ज होम से हमें, ये कश्मीर में है, इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाना, ठीक है, या फिर मानव दफनाया जाना, इस बात को दर्शाता है कि मानव और पशु के बीच में क्या होगा, गहरा संबंध होगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मानव मर गया तब कुत्ते को भी साथ में मार के दफना दिया, नहीं भाई, ऐसे इतने भी पापी नहीं थे बेचारे। ऐसा हो सकता है कि मानव जब मर गया, ठीक है, उसके बाद में उसका जब कुत्ता मर गया, ठीक है ना, उसका जानवर जब मर गया तब उसके साथ में उसको दफना दिया, या फिर हो सकता है कुत्ता मर गया और उसके साथ में उसके मालिक का प्रेम हो, है ना, बहुत ज़्यादा उसे लगाव रखता हो, तो हो सकता है कुत्ते के साथ में मालिक को दफना दिया गया हो कुत्ते के मरने के बाद में, ठीक है। ये मत सोचना कि मालिक मर गया और धक्के से कुत्ते को भी साथ में ही, है ना, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार के साक्ष्य हमें कहाँ मिल रहे हैं, बुर्जुओं में मिल रहे हैं, ठीक है। ये किसको दर्शाता है, मानव एवं पशु के बीच गहरे संबंधों की ओर संकेत करता है। अच्छा, कभी फ्री हुए तो ये मानव और जो कुत्ते की कहानी है ना, वो आपको जरूर सुनाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मानव और कुत्ते का ही संबंध क्यों बना, वैसे मैं आपको एक छोटा सा इसका पॉइंट बता देती हूँ कि पॉइंट कुत्ते के साथ में क्यों, क्योंकि मानव जो होता है वो रात को सोता है,
ठीक है। और कुत्ता रात को जागता है, ठीक है ना। और मानव दिन में जागता है और दिन में कौन सोता है, कुत्ता सोता है। कुत्ता जो है वो अपने मालिक को रात को जाग के पशुओं से अवगत करवाता। और ये जो लोग थे, मानव, आदि मानव लोग थे, ये खाते थे, मांस खाते थे, ठीक है। और इनकी बची हुई हड्डियां फेंक देते थे। और कुत्ता क्या खाता है, हड्डियां ही खाता है। ना तो कुत्ते को कोई अलग से खाना पकाने के देने की जरूरत, और ये रखवाली करता वो अलग, और वफादार तो है ही। इसीलिए मानव के साथ में इसके साथ ज़्यादा ही कुछ गहरे संबंध हो गए, ठीक है। ये पॉइंट अपने समझ सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन, ठीक है। हमने संस्कृति देख ली, सामाजिक जीवन कैसा था। प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें से कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कृषि जीवन जो थी, ये कौन सा जीवन जिया करते थे, ये कृषि जीवन जिया करते थे, कृषि जीवन जीने लग गए थे, ठीक है ना। अब ये कृषि जीवन जीने के आदी हो गए थे। इसी काल में कृषक जो जनसंख्या थी उस पर आधारित, कृषक जनसंख्या पर आधारित गांव बसने लगे थे। जो गांव थे वो कौन, उस गांव की जनसंख्या क्या करती थी, अब वो शिकार करने नहीं जाते थे, अब वो क्या करते थे, कृषि, ठीक है ना। यही कहना चाहते हैं कि इस काल में कृषक जनसंख्या पर आधारित गांव बसने लग गए। संभावित रूप से लोगों के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ गए। अब जो कृषि जो जीवन था पद्धति को अपनाने से क्या क्या लाभ हुए, महिलाओं और बूढ़े लोगों के ऊपर दबाव कुछ कम हो गया। पहले आपको बताया था ना, बूढ़े और महिलाओं को भी शिकार के लिए जाना पड़ता था, खाद्य संग्रह के लिए जाना पड़ता था, उनकी जीवन प्रत्याशा में सुधार हो गया, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हैं ना, औरतों को कितनी मुश्किल होती है, औरतों को कितनी मुश्किल होती है। अब वो देखो, औरतें भी साथ में खाना संग्रह करने जाएंगी, बीच में आए जंगली जानवर सल्टा दिया। अगर औरत गर्भवती है और फिर भी वो काम पे जा रही है, ठीक है ना, भारी भारी पत्थर उठा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। और उस वक्त तो चिकित्सा भी इतनी नहीं थी, है ना। ओके, तो इनकी जीवन प्रत्याशा में क्या हुआ, बदलाव हुआ, बढ़ी इनकी जीवन प्रत्याशा। और ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि कृषि ने ना केवल आर्थिक अवस्थाओं को पूरा किया बल्कि इसने सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव छोड़ा। जहाँ तक सामाजिक जीवन का सवाल है, वहाँ तक हमें पता चलता है कि लोगों के बीच अनाजों का आदान प्रदान और उपहार, समय समय पर सामूहिक खान पान का प्रोत्साहन होता है। मतलब कि ये अब आजकल होते हैं ना, लंगर लगाते हैं ना, जब कोई विशेष अवसर होता है उस विशेष अवसर पर सामूहिक खान पान को ही अपने लंगर बोल देते हैं। सामूहिक खान पान को प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए बुड्ढी हल नामक एक जगह है, उस स्थल पर अपने को सामूहिक भोजन के क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कृषि का आरंभ होने का अर्थ है उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। इसीलिए धार्मिक क्षेत्र में भी उत्पादन शक्ति की उपासना शुरू होगी। उत्पादन शक्ति मतलब जो पैदा करता है, उत्पादन का मतलब क्या होता है, जो पैदा करता है। अब पैदा क्या होता है ना, महिला से, ठीक है ना, उपासना शुरू होगी उत्पादन शक्ति की। अब आप कुछ भी देख लीजिए उत्पादन शक्ति के अंदर, उपासना के अंदर बैल देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अपनी पृथ्वी मान लीजिए, ये भी उत्पादन शक्ति है। अग्नि मान लीजिए, जल मान लीजिए, ठीक है, ओके। और सांड मान लीजिए, गाय मान लीजिए, ठीक है। ये जो होते हैं पेड़ पौधे मान लीजिए, ये क्या उत्पादन ही तो करते हैं, ये है ना। उत्पादन शक्ति की उपासना शुरू होगी, महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए महिला मरण मूर्ति अपने को मिलते हैं, जिसे अपने मातृ देवी के नाम से जाना जाता है। और कुब्बड़ वाले सांड की प्रचुर मूर्तियां हमें मिली है। उत्तर पश्चिम में अनेक नवपाषाणकालीन, उत्तर पश्चिम में इधर, ये तो बॉक्स बन गया, इधर उत्तर पश्चिम एरिया में बहुत सारे मूर्तियां मिली है। भारत में आरंभिक नवपाषाणकालीन स्थल जो है वो मेहरगढ़ है, पाकिस्तान वाला मेहरगढ़, ठीक है, जिसका आकार जिसका समय काल 6000 ईसा पूर्व तक चला जाता है। आकार नहीं है इसका, समय है ये। समय कहाँ तक चला जाता है, 6000 ईसा पूर्व तक चला जाता है। यहाँ से हमें संस्कृति के विकास के कई स्तर मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये संस्कृति कहाँ पे डेवलप हो रही है, इधर पाकिस्तान वाले एरिया में, इधर डेवलप हो रही है। जब ये इधर डेवलप हो रही है तो इसी से क्या होएगी, अपनी सभ्यता कौन सी स्टार्ट हो जाएगी। जब संस्कृति बड़े पैमाने पर फैल जाए उसको बोलते हैं सभ्यता, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी अपनी, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे। अब ये मैंने बता दिया था मेहरगढ़ पीछे ही कि ये लोग गेहूँ, जौ, ठीक है ना, उसके अलावा कपास, ठीक है,
के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा ये भेड़ बकरी भी पालते थे, मवेशी भी पालते थे। भेड़ बकरी तो पहले पालते थे। उसके बाद में गाय दूध के तो काम आती है, तो शुरू में इन्होंने बैल से काम नहीं लिया भाई खेती वाला, इन्होंने शुरू से गाय से वर्क काम करवाया है, कृषि वाला, ठीक है ना, हल जोतने वाला। प्रतापगढ़ के मवेशी पाले जाते थे। मेहरगढ़ के पश्चात उत्तर पश्चिम में 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच एक नवपाषाणकालीन भी, मतलब वो और भी बहुत सारे नवपाषाणकालीन स्थल आए हैं। तो पहले अपने मेहरगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं मैप पे, ठीक है, कहाँ पे है ये रहा मैप। एक मिनट, आज लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, प्लीज़ बोर मत होना। हाँ जी, तो मेहरगढ़ अपने देख रहे थे, ये रहा हमारा इधर मेहरगढ़, पाकिस्तान में है मेहरगढ़ की विशेषता अपनों ने देख ली ना। मेहरगढ़ कृषि के साक्ष्य मिले हैं और स्थायी आवास के साक्ष्य मिले हैं। मवेशी पाले हैं यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, मवेशी, भेड़ बकरी और उसके बाद में गाय, ठीक है। कपास बीजते थे, ये जौ बीजते थे, ठीक है, यहाँ पे मेहरगढ़ में। ओके, पॉइंट याद रहेगा ना आपको, मेहरगढ़ वाला भूलिएगा बिल्कुल भी मत, मेहरगढ़। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं हमारी दूसरी जगह पे, सरायखोला पर। सरायखोला जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। यह तक्षशिला संग्रहालय से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज 1960 में हुई थी। प्रारंभिक कृषि समुदायों के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है कि यहाँ पे शुरुआती कृषि समूह आके रहते होंगे। यहाँ पर प्रथम चरण के पॉलिशदार कुल्हाड़ी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम फर्स्ट क्लास कुल्हाड़ी पहली बार में तैयार होगी, तो इसके चरण लगे, 3 चरण है कुल्हाड़ियों के, ठीक है ना। तो प्रथम चरण की पॉलिशदार कुल्हाड़ी अपने को कहाँ से मिल रही है, सरायखोला से मिल रही है। हस्तनिर्मित मृद भांड मिल रहे हैं और दूसरे चरण के चित्रित दूसर भांड। देखो पहले तो मिट्टी के बर्तन बना लिए इन्होंने, ये देखो, ठीक है, बर्तन बना लिया, ये पहले चरण का हो गया। अब ये बनाया हमने दूसरे चरण का, ये देखो इस पे मैंने थोड़े डिजाइन बना दिए, देखो ये प्रथम हो गया ना, प्रथम चरण का। प्रथम चरण की हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे कुल्हाड़ी मिल रही है और हस्तनिर्मित मृद भांड मिल रही है सरायखोला में, ठीक है ना। जाके हमने जब ये पूरा का पूरा जगह खोली ना सरायखोला, तब हमने पहला फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के मृद भांड मिले हैं और पहली स्टेज की सिर्फ कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है ना। कुल्हाड़ी ऐसे कुछ थी, ऐसे करके गोल थी आगे से। ओके, ये अपने इसकी लोकेशन देख लेते हैं सरायखोला की, एक मिनट। सरायखोला की लोकेशन है हमारी इधर कश्मीर के पास में, इधर यहाँ पे है, ठीक है। सरायखोला, जब हमने इस जगह को टटोला यानी खोल कर देखी पूरी जगह, तब हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की कुल्हाड़ी, प्रथम चरण की कुल्हाड़ी और बर्तन, मृद भांड, हस्त निर्मित मृद भांड, हाथों से बने हुए थे, ठीक है ना, हाथों से बने हुए थे। फिर उसके बाद में द्वितीय चरण की हमें चित्रित दूसर भांड में मिले हैं, ठीक है, सुंदर डिजाइन के बने हुए। ओके ओके, सरायखोला से, ओके, याद रहेगा ना, पंजाब में स्थित है सरायखोला। ओके, दूसरी पॉइंट, सॉरी, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में है। फिर हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, बुर्ज होम नहीं, रहमान डेयरी पर आते हैं। रहमान डेयरी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में डेरा इस्लाम खान के पास में स्थित है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के खैबर में स्थित है ये, ठीक है। ये मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, लेकिन इसकी जड़ क्या है, नवपाषाणकालीन है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। मैंने अभी बताया था ना, मेहरगढ़ वो अपने जब इस एरिया के अंदर, अभी याद रखना आप, रहमान डेयरी अपने देख लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता ज़्यादातर इधर वाले एरिया में है, यहाँ पर है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये जगह, लेकिन इसकी जड़ यानी कि ये पहले तो नवपाषाणकालीन एरिया था, उसके बाद में ये डेवलप होके क्या सभ्यता में बदल गया। क्या है ये, रहमान ढेरी। अब देखना, हड़प्पा सभ्यता हमें ढेर पर बनी हुई मिली थी, ऐसे करके ना टीले बने हुए थे। जब इन टीलों को जब अपनों ने खोदा ना, तो ये ढेरी था ना, किसका, मिट्टी का। तो ये रहमान ढेरी जो थी, ये हमें पहले तो क्या थी, नवपाषाणकालीन स्थल था, उसके बाद में बन गया ये हड़प्पा सभ्यता।
फिर हम पहुंचते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम तो आपको पता चल ही गया, श्रीनगर यानी कश्मीर के अंदर स्थित है ये। ठीक है, नवपाषाणकालीन स्थल है। इसकी खोज 1935 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कृषि के कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे, ना ही कोई पालतू पशु के कोई साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ पर हड्डी के विशिष्ट औजार मिल रहे हैं, और उसके अलावा गर्त निवास। ठीक है, गर्त निवास यानी खोद कर, जमीन को खोद कर अंदर रहते थे लोग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी श्रीनगर में उस वक्त। ठीक है, आज भी बहुत ठंड होती है। खड्डे में खोद कर जब घरों में रहते थे, उसको बोलते हैं गर्त निवास। माली के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इस स्थल की विशेषता है। बुर्ज होम लोकेशन देख लेते हैं। तो बुर्ज होम अपने देख रहे थे, यहाँ पे बुर्ज होम। ठीक है, ये रहा। ओके, बुर्ज होम आपको अच्छे से याद रहा होगा। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। बुर्ज होम के अलावा हमारे पास आ गया कोलडीवा। यह इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि प्रतीत होता है। चावल की उपज का सबसे पुराना साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलता है? कोलडीवा में मिलता है। चावल की उपज का सबसे पुराना साक्ष्य हमें मिलता है कोलडीवा में। यहाँ पर औजारों में क्या, हस्त निर्मित मृद भांड यूज होते थे, कुल्हाड़ियाँ यूज होती थी, और ब्लेड का यूज होता था कोलडीवा के अंदर। ओके, अपने जगह देख लेते हैं कोलडीवा। तो कोलडीवा अपनी यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अरे कहाँ गया वो, ये रहा, यहाँ पर है। ठीक है, याद रहेगा। सॉरी, कोलडीवा। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या मिले हैं? चावल की उपज के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे मतलब काम क्या था यहाँ का? कृषि और पशुपालन। फिर उसके बाद में चिरांद, यह बिहार के छपरा में घाघरा नदी के किनारे अवस्थित नवपाषाणकालीन स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार, अरे नहीं, सॉरी, यहाँ से हमें क्या मिले? जले हुए चावल, गेहूं और के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों पर धान की भूसी के छाप दिखाई देते हैं। देखना, ये मिट्टी का बर्तन बना दिया, इसके ऊपर डिजाइन है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे धान की भूसी के छाप दे दिए। ठीक है, डिजाइन बना दिया। ओके, मतलब कि चित्र नहीं बनाए हैं, छाप बना दिए। ये हमें कहाँ मिल रहे हैं? चिरांद में। ओके, लोकेशन देख लेते हैं अपने चिरांद की। बिहार में है ये, यहाँ पे है अपने इधर। ठीक है, चिरांद। ओके, क्या? चावल और गेहूं के जले हुए साक्ष्य अपने को मिले हुए हैं। जले हुए साक्ष्य मिले हैं अपने को यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा जो अपनी धान होती है, धान की जो भूसी होती है, जो वो उससे बर्तनों के ऊपर छाप बनाई हुई है। ठीक है, ओके, गॉट इट। चले नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में आता है मास्की। ये मास्की आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है ना, कौन सा? अशोक वाला, है ना। मास्की जो कर्नाटक के रायपुर जिले में स्थित है, यह एक नवपाषाणकालीन स्थित है। इसके अलावा अशोक का एक लघु शिलालेख अपने को यहाँ मिला है। ठीक है, ये एक मातृ प्रणाम है जिसके ऊपर अशोक का नाम लिखा हुआ है। बाकी सब पे क्या लिखी हुई है? उपाधियाँ लिखी हुई है। तो लोकेशन देख लेते हैं अपने मास्की की। याद रखना, ये कहाँ है? कर्नाटक के रायपुर जिले में है। कर्नाटक का रायपुर जिला यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है मास्की। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, नवपाषाणकालीन स्थल जो है वो ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के बीच में कुछ क्या है? संबंध है। कुछ नवपाषाणकालीन स्थल तो है वो नवपाषाणकालीन चरण में ही खत्म हो गए, यानी कि कृषि की अभी स्टार्टिंग ही हुई है, घर बसाना अभी चालू ही हुए हैं, पशुपालन अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये जगह जहाँ जहाँ पर ये सारे साक्ष्य मिल रहे हैं ना, कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर ये साक्ष्य इतने ही मिल रहे हैं, आगे ये विकसित नहीं हो पाए। ठीक है, कुछ नवपाषाणकालीन जगह तो ऐसी है जो ताम्रपाषाणकालीन चरण में नहीं पहुंची, जो तांबे के प्रयोग तक नहीं पहुंचे अभी तक, जो पत्थरों तक ही
सीमित रह गए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ताम्रपाषाणकालीन में अस्तित्व में आ गए, परंतु इन जो स्थलों के आधार में नवपाषाणकालीन के चरण नहीं दिखता। मतलब कि अब देखो कोई जगह ऐसी है जो सीधे ही ताम्रपाषाणकालीन में पहुंच गए, ताम्रपाषाण में पहुंच गए, जो तांबे का भी यूज़ कर रहे हैं और पत्थरों का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन सी जगह है जो सीधी तांबे में पहुंच गई, नवपाषाण में आई नहीं। ठीक है, वो है हमारी दक्षिण पूर्व राजस्थान में। ठीक है, उस वो जो लोग हैं रह रहे हैं वहाँ पे, उनका नाम, वो संस्कृति कौन सी, आहार संस्कृति और बनास संस्कृति। ये क्या कर रहे हैं, ये लोग तांबे का यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने पत्थरों का यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये लोग वही हैं जो नवपाषाण कालीन वाले गाँव में रहते थे, ये इन्होंने जगह बदल ली, आके ये क्या यूज़ करने लगे, तांबे का प्रयोग करने लगे। ठीक है, मध्य भारत में कैथा संस्कृति और मालवा संस्कृति, और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। ठीक है, ये जो लोग थे इन्होंने सीधा किसका यूज़ कर लिया, इन्होंने सीधा यूज़ कर लिया, सॉरी, ये सीधा पहुंच गए हैं हमारे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में। ठीक है, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, ये सीधा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में पहुंच गए हैं, इन्हें नवपाषाण संस्कृति में नहीं जाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कुछ नवपाषाणकालीन स्थल जो थे वो नवपाषाणकालीन अवस्था से सीधे ही ताम्रपाषाणकालीन अवस्था में चले गए, इसीलिए इन्हें नवपाषाण काल और नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए मध्य गंगा घाटी, उत्तर पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत में नवपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नवपाषाणकालीन संस्कृति और ताम्रपाषाण के बीच में समझ आ गया होगा कि कुछ ऐसी सभ्यता थी, मतलब कुछ ऐसी संस्कृति थी जो नवपाषाणकालीन तो बनी पर वो वहीं पर ख़त्म हो गई। ठीक है, कुछ ऐसी थी जो नवपाषाण से ताम्रपाषाण में पहुंच गई। ठीक है, और कुछ ऐसी थी जो नवपाषाण काल में गई नहीं और वो ताम्रपाषाण में सीधी पहुंच गई। अब आप इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाणकालीन संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच में संबंध। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाणकालीन संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। इसका उत्तर पश्चिम के क्षेत्र कश्मीर, मध्य गंगा घाटी और पूर्व में बंगाल, असम, मेघालय और प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र आदि में फैला हुआ है। ठीक है, नवपाषाणकालीन संस्कृति जो है उसका हड़प्पा सभ्यता के साथ में अपने संबंध देख रहे हैं। नवपाषाणकालीन संस्कृति उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी, जैसे कि उत्तर पश्चिम के कश्मीर में, उत्तर पश्चिम के कश्मीर में। ठीक है, मध्य गंगा घाटी में, पूर्व में कहाँ तक फैली हुई है, बंगाल, असम, मेघालय, बंगाल, असम, मेघालय तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता जो थी वो उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से विकसित हुई है। तो अब ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे पश्चिम के अंदर विकसित हुई, सीधा हड़प्पा सभ्यता ही बन गई, नहीं। यहाँ पे जो ग्रामीण संस्कृतियाँ पहले बनी हुई थी ना, पहले जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी उन्हीं से विकसित हुई है। ठीक है, ये कोई नई नहीं आई है। ये क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता जैसी जो नगरीय सभ्यता थी वो उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से विकसित हुई है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के विकास में इन ग्रामीण बस्तियों की क्या होती है, भूमिका स्पष्ट दिखती है। हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में नवपाषाण काल, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ है, नवपाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, समझ आ गया ना आपको ये पॉइंट। एक बार रिवाइज कर लेना, जो पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं होप करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल था नहीं है। आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया है ज़रूर। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे काल एक साथ नहीं बनाए। तो आज का आपने पॉलिटिकल साइंस का आई होप वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख लें। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, नई तरीके से बिल्कुल पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।